हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल की निःशुल्क क्लासेस की शुरुआत की है, जिसमें ये हमारी मॉडर्न इंडिया की सीरीज है। मॉडर्न इंडिया की सीरीज में ऑलरेडी हमने 14 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। उन 14 पार्ट्स में हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर पानीपत की तृतीय युद्ध तक की कहानी को काफ़ी अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद की कहानी को, अर्थात आंग्ल और मराठों के मध्य जो संघर्ष हुए उसकी कहानी को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री आईएएस एकेडमी का इतिहास वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम है, आधुनिक भारत का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तव में हमने अपने प्रीवियस पार्ट्स में क्या से पढ़ लिया है। आप में से कई सारे लोगों को अगर इस क्विक रिवीजन को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को 20 मिनट से ज़्यादा के स्किप कर सकते हैं, और स्किप करने के बाद जब आपको इसमें बाजीराव प्रथम की जब आपको इसमें माधवराव प्रथम की कहानी की शुरुआत मिले तो आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। क्लियर? ऑलरेडी इसमें हम स्लाइड को चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो हम पहले अपना एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमारी ये क्लास काफ़ी अच्छे पूर्वक और काफ़ी सहजता से आपको गहन अध्ययन करा सके। क्लियर? और आपके अंदर फिर से प्रीवियस पढ़े हुए पार्ट्स का क्विक रिवीजन करा दे। क्लियर? तो आप जैसा कि जानते हो कि भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं समय दर समय। उन कंपनियों ने कई जगह पर अपनी बस्तियों की स्थापना की, फिर वो चाहे पूर्वी तट की बात हो या फिर पश्चिमी तट की बात हो या फिर उनके दक्कन की बात हो। क्लियर? उन्होंने अनेकों बस्तियां इस्टेब्लिश की। इन बस्तियों का केवल एक मुख्य उद्देश्य था कि भारत के आंतरिक स्थानों से कच्चे माल को उन पोर्ट्स पर लाना और उन पोर्ट्स के माध्यम से यूरोप के बंदरगाहों तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य से कंपनी ने कई सारी व्यापारिक कंपनियों को इस्टेब्लिश किया, और उन कंपनियों के इस्टेब्लिशनेस को देखते हुए भारत में उनके संघर्ष हुए। इस संघर्ष में कई कंपनियां पराजित हुईं तो कई कंपनियां विजित हुईं। पराजित होने वाली कंपनियों में पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी थे, और उस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को टिका कर रख पाने वालों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जीती, इसके क्या कारण थे, इस पर हमने काफ़ी गहन अध्ययन ऑलरेडी कर लिया है, तो आप उन प्रीवियस पार्ट्स में देख सकते हैं। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी प्रतिस्पर्धा में भाग रही थी या प्रतिस्पर्धा में अपने आप को शामिल कर रही थी, तो उसे अगर सबसे ज़्यादा कोई टक्कर देने में सफल हो पाई तो वो थे डच और फ्रांसीसी। ये बात अलग है कि उन्होंने डचों को 1759 के बेदरा की लड़ाई में पराजित कर दिया, और अंत तक आते आते 1763 और 60 के मध्य में पेरिस की संधि के माध्यम से, या कहें कि उसके पहले बॉन्डीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी कंपनी के प्रभुत्व को समाप्त कर इन्हें केवल पांडिचेरी तक सीमित कर दिया। हमने इस कहानी को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। लेकिन जब वो फ्रांसीसियों के साथ प्रतिस्पर्धा में उलझे थे, उसी समय मध्य की अवधि में वो बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता को कायम करने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें वो नवाब के कई सारे लोगों अर्थात अधिकारी, सेनापति और उनके करीबियों को अपने साथ में मिलाकर वहाँ एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस षड्यंत्र में वो प्लासी नामक युद्ध को क्रियान्वित करते हैं, और उस प्लासी के युद्ध में नवाब पूरी तरीके से पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद मीर जाफ़र, जो कि उसका सेनापति था, उसे वापस भेज देता है और रास्ते में अपने बेटे मीर मदान के द्वारा उसकी हत्या करवा देता है। जब कंपनी के द्वारा प्लासी का युद्ध विजित कर लिया जाता है तो कंपनी अपने कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाती है, और मीर जाफ़र इसके बदले में कंपनी को कई सारी रियायतें देता है। फिर वो चाहे धन की बात हो, चाहे दस्तक के प्रयोग की बात हो, चाहे किलेबंदी की बात हो, या फिर व्यापार के एकाधिकार की बात हो। इन सारी रियायतों के मिलने के बावजूद कंपनी के अंदर दिन प्रतिदिन महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी।
साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि उस समय कंपनी में भी भ्रष्टाचार काफ़ी बड़ी मात्रा में व्याप्त हो गया। कंपनी के अधिकारी अब न केवल कंपनी के लिए व्यापार करते थे बल्कि स्वयं के लिए भी व्यापार करने लगे और उनकी इस बढ़ती महत्वाकांक्षा को मीर जाफ़र पूरी तरीके से तृप्त नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए वो मीर जाफ़र को पराजित या मीर जाफ़र को अपदस्थ करने को लेकर सोचने लगे और इस सोच की दिशा में उनको कोई एक रीज़नेबल कारण की आवश्यकता थी। तो उन्होंने एक रीज़नेबल कारण ये बनाया कि आप हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी दे दो और साथ ही सिलहट के चूने के व्यापार में आधा हिस्सा हमें दे दो और सोरे को लेकर उसमें भी हमारी भागीदारी इंश्योर करो। मीर जाफ़र ने कहा कि प्रभु जी, हमने आपको तो ऑलरेडी इतनी रियायतें प्रोवाइड कर दी हैं, अगर हम आपको यहाँ की भी सूबेदारी दे देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और हम अपने प्रशासन का संचालन सही से नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हमारे ऊपर इकोनॉमिक दबाव इतना है कि हम उसी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो हम ऐसे इस चीज़ को कैसे कर पाएंगे। तो कंपनी ने कहा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, आप अगर कर सकते हो तो करो, वरना आप नवाबियत के पद को छोड़ दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। मीर जाफ़र डर गया। उसने सोचा कि वास्तव में ये कंपनी काफ़ी दुष्ट है और ये हमें मार देगी। इसीलिए मीर जाफ़र ने उसी समय 1759 में डचों के साथ में मिलकर इन्हें पराजित करने का प्रयास किया, किंतु कंपनी ने पहले ही डचों को बेदरा के युद्ध में पराजित करके उन्हें भारत से बाहर कर दिया। इस तरीके से मीर जाफ़र अकेला पड़ गया और अकेला होने के नाते उसने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद कंपनी उसकी इज्जत करती थी, इसीलिए उसे 10,000 रुपये वार्षिक की पेंशन पर कलकत्ता में ही बनाए रखा और उसकी जगह पर जो उसकी शर्तों को फुलफ़िल कर सकती थी उसे पद में नियुक्ति दी और वो व्यक्ति कोई और नहीं था, वो व्यक्ति था मीर कासिम। जब इतनी घटनाएं हमने पढ़ ली तो मीर कासिम सत्ता में आता है, लेकिन आने से पहले वो भी 1759 में एक संधि करता है और उस संधि में उन्हीं पुराने प्रोविजंस में सबको परमिशन दे देता है। फिर चाहे सिलहट के चूने के व्यापार की बात हो या फिर सोरे में हिस्सेदारी की बात हो या फिर वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी की बात हो, जब वो ये सारी चीज़ें दे देता है तो संधि के एक प्रस्ताव पे अपनी एक बात कहता है कि आप हमारी आंतरिक राजनीति में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कंपनी ने ये वचन दिया कि प्रभु, हम बाइबिल की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपके आंतरिक व्यापार में या आंतरिक राजनीति में किसी प्रकार का कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन वास्तव में वो ईसा मसीह के इतने बड़े अनुयायी या इतने बड़े बाइबिल के भक्त तो थे नहीं। उन्होंने साम्राज्यवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए बाइबिल पर खाई गई कसम को भी भूल गए और मीर कासिम के प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। ये हस्तक्षेप कंपनी के गुमास्तों के द्वारा किया जाने लगा। फिर वो चाहे दस्तक के दुरुपयोग की बात हो, चाहे वहाँ से सस्ते माल की खरीदारी की बात हो। हद तो तब हो गई कि जब कंपनी के अधिकारियों ने उस दस्तक का उपयोग भारतीय व्यापारियों को बेचने के लिए भी करने लगे। इससे कंपनी के साथ साथ उन गुमास्तों को काफ़ी प्रॉफिट हुआ, लेकिन नवाब का रेवेन्यू की जो दर थी वो कम होती चली गई। नवाब ने इनकी शिकायत कलकत्ता में बैठी उस काउंसिल से की, लेकिन काउंसिल ने नवाब को अपमानजनक तरीके से वापस भगा दिया। नवाब को इस चीज़ को लेकर बुरा लगा, तो नवाब मीर कासिम ने उसी समय युद्ध की ठानी और 1763 में युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में कंपनी ने उसे पराजित कर दिया। उसे लग गया कि हम अकेले अब जीत नहीं सकते, इसीलिए वो शाह आलम द्वितीय के पास गया, मुग़ल बादशाह जो था, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास गया। उन दोनों से कहता है कि आप एक काम करो भाई साहब, हमारे साथ मिल जाओ और हम लोग मिलके कंपनी को भगा सकते हैं। तो उस समय का नवाब शाह आलम द्वितीय
उसने कहा कि ठीक है, आप हमें क्या दे सकते हो। उसने कहा हम आपको धन दे सकते हैं। अवध के नवाब ने कहा कि आप हमको क्या दे सकते हो। उसने कहा हम आपको क्षेत्र दे सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर युद्ध की शुरुआत की, अर्थात तीनों ने मिलकर युद्ध की शुरुआत की। लेकिन अवध के नवाब को कंपनी की तरफ से मिली अतिरिक्त रियायतों ने मोहित कर लिया और अप्रत्यक्ष रूप से मीर कासिम का साथ नहीं दिया, जिस कारण बक्सर की विजय में मीर कासिम की पराजय हो गई और मीर कासिम की स्टोरी का द एंड कर दिया गया। अब बचे ये दो चौधरी, तो इन दो चौधरियों को बुलाया गया। एक से इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई तो दूसरे से इलाहाबाद की द्वितीय संधि की गई। इलाहाबाद की प्रथम संधि के अंदर ये डिसाइड हुआ कि आप हमें उत्तरी सरकार दोगे, साथ ही आप हमें अपने यहाँ मुक्त व्यापार की अनुमति दोगे, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि आप बफर स्टेट के रूप में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, ताकि हम आपकी भी मराठों से रक्षा कर सकें और अपनी भी मराठों से रक्षा कर सकें। क्लियर। इधर क्या था कि मुग़ल बादशाह से जो इन्होंने संधि की, उसके तहत इन्हें वैलिडिटी मिल गई कि आखिरकार इंडिया में कंपनी का जो शासन है वो सही है। दूसरी ओर इनको पेंशन याफ्ता के तहत मुग़ल शासक इनके अधीन आ गया। जब इतनी कहानियाँ हो गईं तो कंपनी को लगा कि अब हमने मध्य भारत अर्थात गंगा की बेल्ट तक तो अपने शासन को अपने अधीन कर लिया है, तो क्यों ना हमने जो फ्रांसीसियों के क्षेत्र में दखल देकर फ्रांसीसियों को विजित कर लिया था, तो एक बार पुनः उसी क्षेत्र की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप जानते हो कि वहाँ पर वाडियार वंश की स्थापना कर दी, वहाँ पर फ्रांसीसियों के जाने के बाद उसी कर्नाटक के क्षेत्र में मैसूर रियासत की स्थापना होती है, और उस मैसूर रियासत को वाडियार वंश के एक व्यक्ति के द्वारा गठन किया जाता है। लेकिन उस रियासत के प्रतिनिधि में आपसी संघर्ष होने के कारण, चाहे वो देवराज और नंदा राज के मध्य संघर्ष हो, उसको लेकर आगे हैदर अली नाम के व्यक्ति ने मौका उठाया और उसने उस मौके का उपयोग करते हुए उस सत्ता से उत्तराधिकारियों को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद स्वयं मैसूर की बागडोर को संभाल लिया। जब उसने मैसूर की बागडोर को संभाल लिया तो उसने कई सारे सुधार किए, चाहे डिंडी गुल में कारखाने की बात हो, चाहे फिर बंदूक की बात हो, या फिर सेना की यूरोपीय पद्धति पर गठन की बात हो, या फिर फ्रांसीसियों के सहयोग की बात हो। अर्थात उसने हर संभव तरीके से अपने प्रशासन को मजबूती देने की कोशिश करी। लेकिन कंपनी को ये सारी चीज़ें रास नहीं आई। कंपनी बंगाल से निकल पड़ी अब दक्कन की राजनीति में दखल देने के लिए। इसके लिए उसने मराठों और निजाम का सहयोग लिया। ये बात अलग है कि कई बार ये मोर्चा सफल हुआ तो कई बार ये मोर्चा विफल हुआ, लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वितीय चरण के बाद हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और अंतिम समय तक युद्ध आते आते टीपू सुल्तान के माध्यम से मैंगलोर की संधि के तहत युद्ध विराम हो जाता है। ये युद्ध विराम क्यों हुआ, ये आज आप अच्छे से और समझ पाएंगे जब आप मराठों का संघर्ष पढ़ लेंगे। इस युद्ध विराम के बाद 1792 में अर्थात 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू को कॉर्नवालिस ने पराजित कर दिया और एक संधि थोप दी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। उस संधि के तहत टीपू को अपने साम्राज्य का आधा हिस्सा देना पड़ा और मालाबार तट के क्षेत्र को देना पड़ा। इसके अलावा 3 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की डिमांड की। हालांकि वो पैसे देने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन आगे आते आते साम्राज्यवादी गवर्नर वेलेज़ली को ये लगा कि यूरोप के में बदलती परिस्थितियाँ, कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति की बढ़ती प्रवृत्ति, कहीं ना कहीं नेपोलियन के साम्राज्यवादी हित, कहीं ना कहीं उसकी अंग्रेजी पताका को ध्वस्त न कर दें। इसलिए नेपोलियन के भय का बहाना बनाकर उसने टीपू सुल्तान पर आरोप लगाए कि आप फ्रांसीसियों से मदद ले रहे हो, आप अरबियों से मदद ले रहे हो,
आप मिस्र से मदद ले रहे हो, आप कुस्तुनतुनिया से मदद ले रहे हो, अतः आप हमें मारने के लिए ये ग्रुप बना रहे हो, इसीलिए आप या तो हमारे साथ सहायक संधि स्वीकार कर लो या तो फिर आप हमारे साथ युद्ध करो। टीपू सुल्तान के अंदर स्वाभिमान था, इसलिए उसने युद्ध करना उचित समझा। ये बात अलग थी, वो युद्ध में पराजित हो गया और पराजित होने के बाद वेलिज़ेली ने पुनः वहाँ पर वाडियार वंश के एक बालक को उत्तराधिकारी बनाया और उससे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया, अर्थात मैसूर भी अब उनके अधीन आ गया। जब मैसूर अधीन आ गया तो दक्कन के दो बड़े क्षेत्र और बचे, एक मराठा और दूसरे निज़ाम। निज़ाम को वो धीरे धीरे करके अपने अधीन ले आए थे सहायक संधि के माध्यम से। आप पढ़ते भी हो कि सबसे पहले जो सहायक संधि पर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो निज़ाम थे, इसलिए निज़ाम का टसल हमें देखने को नहीं मिलता। क्लियर? तो निज़ाम को हम इसलिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ते किसको हैं? मराठों को, क्योंकि मराठों ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था और मराठों ने संघर्ष करते हुए अंग्रेज़ों को परास्त करने की ठानी थी। हमने ये देखा था कि किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाह आलम प्रथम के द्वारा साहू को छोड़ दिया जाता है और साहू के वापस आने पर सतारा में ताराबाई, जो कि राजा राम की पत्नी थी, वो अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को जब छत्रपति बनाने का प्रयास करने लगी तो साहू ने उनका प्रतिरोध किया और खेड़ा के युद्ध में उन्हें पराजित किया, जो कि बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से संभव हो पाया। बालाजी विश्वनाथ एक आम इंसान थे, ब्राह्मण कुल से, लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी चतुराई और उनकी रणनीतिक कुशलता और राजनीतिक मर्मज्ञता ने उन्हें मराठा साम्राज्य में पेशवा के पद तक पहुंचा दिया, अर्थात उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। और साथ ही साहू की पूरी साम्राज्य की शक्ति का केंद्र केवल पेशवा बन गया, अर्थात बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कई सारी कूटनीतिक चालों के माध्यम से, चाहे वो हैदर अली के साथ में की गई संधि हो, जिसे सर रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी हो, या फिर आगे चलकर उनके द्वारा किए गए कई युद्धों में, चाहे वो मालवा की बात हो, चाहे वो दक्कन की बात हो, इससे मराठों की प्रभुता स्थापित हुई। इस प्रभुता को गतिमान बनाए रखते हुए बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद, अर्थात 1720 में मृत्यु के बाद, उनका बेटा बाजीराव प्रथम शासन की बागडोर संभालता है। ये बात अलग थी कि बाजीराव प्रथम काफ़ी अल्पवयस्क था, इसलिए उसे शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा की देनी पड़ी और उस शस्त्र और शास्त्र की परीक्षा में न केवल वो सफल हुआ बल्कि साहू के दिल को भी जीत लिया। उसने कहा साहू से, ये जो मिट्टी है ये वास्तव में भारत की मिट्टी है, ये जो मोर का पंख है ये वास्तव में मुग़ल सल्तनत है, इस मोर के पंख की जो जड़ है वो वास्तव में मुग़ल सल्तनत की जड़ है, और इस जड़ के तोड़ने के लिए जो तीर है वो मराठा साम्राज्य का है। अर्थात अगर मराठा साम्राज्य अपने तीर के तुनीर के माध्यम से अगर इस मोर के पंख की जड़ पर हमला करे तो पूरा का पूरा मोर का पंख इस मिट्टी में धराशायी हो जाएगा, अर्थात धूल धूसरित हो जाएगा। और जब धूल धूसरित हो जाएगा तो मराठों की पताका इस वैदेशिक साम्राज्यिक शक्ति को हराकर पूरे भारत में अखंड रूप से फहराएगी। अर्थात अब बारी आ गई है कि मराठों को पूरे भारत को जीतना चाहिए। उसकी इस प्रबल महत्वाकांक्षा को देखकर साहू काफ़ी प्रसन्न हुआ। उसने उसे आदेश दिया कि तुम जिस तरीके से भारत को एक कर सकते हो, तुम जिस तरीके से मराठों के साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो, वो सारे तरीके अपनाओ। और सारे तरीके अपनाने की दिशा में उसने पहले दक्कन के नवाब से समझाया, उससे युद्ध किया, नहीं माना तो उसे डराया, और डराने के बाद जब वो मान गया तो उत्तर भारत की ओर बढ़ा। जब उत्तर भारत की ओर बढ़ा
तो न केवल उसे सूरत मिला, न केवल उसे गुजरात मिला, न केवल उसे उस समय का मालवा मिला, बल्कि उसे बुंदेलखंड भी मिल गया। ये बात अलग है कि अभी इन क्षेत्रों की पुष्टि होनी बाकी थी। ये बात अलग है कि अभी भी उसे कई संघर्षों में लिप्त होना बाकी था, लेकिन बंगस खान, जो कि उस समय सूबेदार था इलाहाबाद का, जिसने बुंदेलखंड पर हमला किया था, उस युद्ध में वो बच गया, बाजीराव प्रथम। और उसी युद्ध में उसे उसी युद्ध में उसे मस्तानी से मोहब्बत हो जाती है। और उस मोहब्बत के बाद उस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट आते हैं। कहा यह भी जाता है कि मस्तानी से विवाह करने के बाद मराठों में आपसी वैमनस्य बढ़ गया था। ये वैमनस्य वास्तव में बाजीराव के एटीट्यूड के लेकर था। अर्थात कहा यह जाता है कि उसने उस ब्राह्मण कुल में एक मुस्लिम महिला के साथ विवाह करके ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, जिस कारण ब्राह्मण आगे चलकर एक नहीं हो पाए। और उसी दिशा में आगे चलकर बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1740 तक आते आते बाजीराव प्रथम मर जाता है। जब बाजीराव प्रथम मर गया तो उसका बेटा बालाजी बाजीराव वास्तव में देखो, बाजीराव जो प्रथम था उसके 4 बेटे थे। क्लियर। एक बेटा था कौन सा बताओ? एक बेटा था उसका बालाजी बाजीराव। क्लियर। दूसरा बेटा था उसका रघुनाथ राव, जिसे राघोबा कहते हैं। तीसरा बेटा था शमशेर बहादुर। क्लियर। जिसे कृष्णा राव के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और एक और था जनार्दन राव। क्लियर। इसकी कोई महत्व भूमिका नहीं है, ये भी जल्दी मर जाता है। शमशेर बहादुर का कोई इंटरेस्ट नहीं था। शमशेर बहादुर वास्तव में मस्तानी का पुत्र था, इसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। केवल ये 2 लोग बचते हैं, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव छोटा होता है और बालाजी बाजीराव बड़ा होता है, तो इसलिए बालाजी बाजीराव को उत्तराधिकारी बनाया जाता है पेशवा के रूप में। साहू ने बालाजी बाजीराव को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव के अंदर चतुराई तो थी, लेकिन वो राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं थी जो उसके पिता में थी। क्लियर। 1761 तक आते आते बालाजी बाजीराव के 3 बेटे, जिसमें एक था माधवराव प्रथम, दूसरा था विश्वासराव, तीसरा था नारायण राव। क्लियर। हमने ऑलरेडी देखो इनका फ्रेम आपको दे दिया है। इस जो पीडीएफ इस लेक्चर में आपको इसका फ्रेम मिल गया है पूरा, कि इनकी पूरी वंशावली क्या है, लेकिन मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ। आपको ऐसे याद रखना है। देखो बिना देखे ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। क्लियर। तो इनके थे 3 बेटे बालाजी बाजीराव के। कौन कौन से? एक था माधवराव प्रथम, एक था कौन? विश्वासराव, और एक था नारायण राव। हुआ क्या कि बालाजी बाजीराव 1761 के पानीपत के युद्ध के शोक में चल बसे। इस युद्ध में न केवल सदाशिव राव भाव की मृत्यु हुई, न केवल इसमें कई सारे 75,000 से ज़्यादा मराठा सैनिकों की मृत्यु हुई, बल्कि इसने मराठों की स्थिति को पतन की ओर ला खड़ा किया। और जब मराठों की स्थिति पतन की ओर खड़ी हो गई, तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद यहाँ पे माधवराव प्रथम को शासक बनाया जाता है। माधवराव जो प्रथम था वो काफ़ी तरुण शासक था, मतलब काफ़ी नवयुवक टाइप का था, और ये 1761 से लेके 1772 तक ही केवल शासन करता है। 1772 के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1772 के बाद फिर आता है बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा नारायण राव। आपको लग रहा होगा कि सर दूसरा बेटा तो विश्वास राव था, तो विश्वास राव वास्तव में सदाशिव राव भाव के साथ में पानीपत के तृतीय युद्ध में मार दिया जाता है। हमने इसकी स्टोरी भी बताई थी कि जब महाराज को बताने आते हैं कि आपके कुल के 2 मोती चले गए, तो वास्तव में वो यही थे कि विश्वास राव और सदाशिव राव भाव की मृत्यु हो गई। क्लियर। इसीलिए इनको और ज़्यादा झटका लगा था बालाजी बाजीराव को। और एक बात और, बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब कह के पुकारा जाता था। अब जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई, तो माधवराव प्रथम के कोई संतान नहीं थे। ध्यान देना, अब माधवराव प्रथम के कोई संतान नहीं थे। उधर आपने क्या पढ़ा था?
कि बालाजी बाजीराव का भाई कौन था? रघुनाथ राव। रघुनाथ राव किसका बेटा था? बाजीराव प्रथम का। देखो आप उलझिए मत, सब अच्छे से समझा रहा हूँ, क्लियर। तो रघुनाथ राव अभी वेटिंग लिस्ट में था कि कब उसे उत्तराधिकारी बनने को मिलेगा। उसने देखा कि अभी तो नंबर नारायण राव का है, लेकिन आगे चलकर षड्यंत्रों के रूप में उसने नारायण राव को मरवा दिया। सोचा कि अब तो वो बच जाएगा, अब वो सिंहासन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य अच्छा नहीं था। अर्थात नारायण राव मरने से पहले ही एक पुत्र की उत्पत्ति कर चुके थे, अर्थात एक पुत्र को जन्म दे चुके थे, क्लियर। मतलब उन्होंने नहीं दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर मत बैठ जाना कि सर वो तो जेंट्स थे, उन्होंने कैसे पुत्र को जन्म दिया। कहने का मतलब ये है कि उनके स्पर्म से उन्होंने एक पुत्र को जन्म दे दिया था, क्लियर। ये बस आपको समझना है। तो वो जो पुत्र जन्मा उसका नाम था माधवराव नारायण, समझ गए। अब उस माधवराव नारायण को जब रघुनाथ राव ने देखा कि अरे भाई तुम सत्ता में कैसे आ गए, तो माधवराव नारायण को मरवाने के लिए उसने हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन नारायण राव ने पहले ही माधवराव नारायण की मदद के लिए या उसके संरक्षक के लिए अपने एक चतुर पेशवा, किसको? नाना फडणवीस को। पेशवा नहीं थे वो, बेसिकली मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, वो एक मंत्री थे, लेकिन अपने एक चतुर मंत्री को नाना फडणवीस को उनकी बॉडीगार्ड के लिए लगा दिया। अर्थात नाना फडणवीस उस समय माधवराव नारायण के कडप्पा बन गए और माधवराव नारायण उस समय की मराठा शक्ति का बाहुबली बन गया। अब ऐसे समझो, समझ गए। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये नाना फडणवीस के बारे में कुछ बता दो। नाना फडणवीस वास्तव में उस समय कहाँ पर थे बताइए? ये थे बालाजी बाजीराव के दरबार में। थर्ड पानीपत के युद्ध में ये पेशवा की सेवा कर रहे थे, क्लियर। तो इनको अनुभव काफ़ी ज़्यादा था, चतुर काफ़ी ज़्यादा थे, तो इन्होंने इसकी मदद की और इसकी मदद करके फिर इसको पुनः सत्ता में सत्ताधीन किया और रघुनाथ राव को फिर से एजेक्ट कर दिया। इसी चीज़ को लेकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अभी हम वहाँ कहानी पढ़ेंगे, अभी हमने यहाँ तक कि आपको कहानी पढ़ा दी, क्लियर। हमने ये चीज़ें आपको जब बता दी, मतलब हमने आपको बालाजी बाजीराव तक की घटना को जब बता दिया, तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, ताकि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्लियर। तो आज का टॉपिक आप जानते हैं कि आज हमें किसको पढ़ना है। आज हमें सबसे पहले पढ़ना है उसी व्यक्ति को जिसका हम नाम ले रहे हैं। ये कौन है बताइए? ये हैं हमारे माधवराव प्रथम, क्लियर। माधवराव प्रथम ये काफ़ी तरुण अवस्था में थे, दिखने में ही लग रहे काफ़ी युवक टाइप के थे, क्लियर। और इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में इनको टीबी हो गया था, क्षय रोग हो गया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई, देखिए अब हम क्रम से चल रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा आगे आपको ज़्यादा बता ले गए, क्योंकि वहाँ अगर रोक देते तो आपको समझ में ना आता, क्लियर। तो इसलिए हमने वहाँ से अब यहाँ पर फिर से आए हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे उसी घटनाओं का, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लियर। तो इसी समय क्या हुआ कि आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत के पहले हमें पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। हम अगर ये समझ गए कि वास्तव में आंग्ल मराठा जो संघर्ष था वो वास्तव में आंग्ल मराठा संघर्ष ना होकर मराठा वर्सेस मराठा का संघर्ष था, और उस मराठा वर्सेस मराठा के संघर्ष में आंग्ल ने अपनी रोटियां सेकी, क्लियर। तो आप जैसा कि जानते हो कि मराठे उस समय पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ थे। अर्थात अगर पानीपत के युद्ध की घटना को छोड़ दें तो उस समय जितनी भी रियासतें थीं उन सभी रियासतों में, अर्थात अटक से लेके कटक तक, केवल और केवल मराठा सरदार ही थे, क्लियर। तो मराठा जिस तरीके से भारत की अन्य शेष रियासतों में सर्वश्रेष्ठ थे, वहीं दूसरी ओर जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं उन सभी यूरोपीय कंपनियों में जो श्रेष्ठ बची थी वो थी अंग्रेज। अर्थात अब दो श्रेष्ठधारी, दो धनुर्धारी युद्ध के मैदान में थे, और दोनों का उद्देश्य यही था कि अब तुम में से कौन श्रेष्ठ बचेगा। अर्थात अब दो महारथी फाइनल की दृष्टि से ये देखने का प्रयत्न कर रहे थे कि आगे भारत की सत्ता किसके पास रहेगी।
ये बात अलग है कि जिस समय क्लाइव बक्सर विजय की ओर बढ़ रहा था उसके पहले ही कंपनी को एक अच्छी खबर ये मिल गई कि मराठों को तृतीय युद्ध में पानीपत के अब्दाली ने पराजित कर दिया। अर्थात मराठों की पूरी छवि, मराठों की पूरी सेना और उनके स्वाभिमान को धूल धूसरित कर दिया। क्लाइव को ये लगा, साथ ही वेंसिटार्ट को ये लगा उस समय, और आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स को भी ये लगा कि मराठों की जो संजीवनी शक्ति है, अर्थात मराठों की जो ऊर्जा है, मराठों का जो प्राण तत्व है, वो वास्तव में पानीपत के मैदान में समाप्त हो गया है। अब तो वो केवल और केवल खंडहर के रूप में व्याप्त हैं, और अगर उस पे हमने एक धक्का मार दिया तो पूरा का पूरा साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। इस महत्वाकांक्षा के साथ में अंग्रेज़ों ने कई चालें चली। अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम डायरेक्ट इंटरफेयर करें, इससे अच्छा है कि हम मराठों में ही मराठों के अंदर वैमनस्य पैदा कर दें और किसी एक मराठे का साथ लेकर उसकी महत्वाकांक्षा को तृप्त कराने का प्रयत्न करें, और अंत में जब हम उसको तृप्त करा दें तो उसे मित्र विहीन करके पराजित कर दें। अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाएं। इस दिशा में अंग्रेजों को वो सुअवसर तब प्राप्त हुआ कि जब उन्होंने देखा कि माधवराव प्रथम की मृत्यु 10 वर्षों के बाद ही हो गई। अर्थात 1772 में जब माधवराव प्रथम की मृत्यु हो गई तो उन्होंने ये देखा कि अब इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। और जब उन्होंने ये देखा कि इससे अच्छा मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा तो वो निकल पड़े उस मौके को भुनाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने किया क्या कि उस समय जब देखा कि रघुनाथ राव के अंदर ये महत्वाकांक्षा प्रबल है, अर्थात वो माधवराव की मृत्यु के बाद स्वयं शासक बनना चाहता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा की तृप्ति की पूर्ति नहीं हो पाई क्योंकि बालाजी बाजीराव का दूसरा बेटा नारायण राव उस संघर्ष में सफल हुआ। क्लियर? अर्थात नारायण राव के सत्ता पे आ जाने से रघुनाथ राव को बुरा लगा, फिर भी उसने धैर्य रखा। उसने सोचा कोई बात नहीं, नारायण राव कब तक रहेगा, आखिरकार इसके कोई पुत्र भी नहीं हो रहा है, और जब पुत्र ही नहीं हो रहा है तो आगे चलकर हम इसको मरवा देंगे और पुत्र विहीन होने के कारण हम आगे आकर पेशवा की गद्दी को सुशोभित कर लेंगे। लेकिन ये उसकी दूरदर्शिता वास्तव में उसकी अल्पज्ञता का परिणाम थी। हुआ क्या कि जब उसने नारायण राव को मरवाने का प्रयत्न किया तो नारायण राव के मरने से पहले ही, या आप कह सकते हो कि नारायण राव के मरने के बाद उसने अपने एक पुत्र को जन्म दे दिया, अर्थात माधवराव नारायण को। ये बिल्कुल एक फिल्मी स्टाइल की कहानी है कि जैसे आप कई राजवंशी फिल्में देखते होगे। और एक चीज़ और बता दूं, डायरेक्टर यहीं से फिल्में भी बनाता है, यहीं से हर एक चीज़ सीखता है कि अच्छा महेंद्र बाहुबली जीवित हैं अभी, अच्छा महेंद्र बाहुबली आगे आकर राजवंश को आगे बढ़ाएंगे। तो पुत्र की महत्ता यहीं से हो जाती थी उत्तराधिकार के युद्ध में। और इसीलिए आप देखना कि पुत्र की प्राप्ति के लिए ना जाने कितनी कन्याओं का वध हो गया। एक सबसे बड़ा रीजन कन्या भ्रूण हत्या का, या कहें कि सती प्रथा का सबसे बड़ा ये भी था कि राजवंशों ने अपने लिए पुत्र की प्राप्ति के लिए कई सारी चीज़ें अपनाई कि हमें पुत्र ही चाहिए। और इस पे आप सोच सकते हो, कभी आप बस थिंक करो कि उस समय की स्त्रियों की दशा कैसी होगी कि पुत्र प्राप्ति के कारण उन्हें कितनी प्रकार की अवहेलना और कितने प्रकार के शोषण और दमन का शिकार होना पड़ता होगा, कितनी उन्हें आलोचनाएं सहन करनी पड़ती होगी। आप बस इमेजिन कर सकते हो कि मतलब पुत्र की महत्ता कितनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे कोरोना की वैक्सीन हो। क्लियर? तो इसी चीज़ को देखते हुए नारायण राव ने पहले ही, अब बच्चा तो आता है ना 9 महीने में, तो नारायण राव पहले ही मतलब अपने स्पर्म के माध्यम से अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट किए होंगे, लेकिन बच्चा आया तो 9 महीने के बाद। तो वो बच्चा जो आया वो बना माधवराव नारायण। अब ये बालक काफ़ी अल्पवयस्क था,
तो इसकी रक्षा करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। तो इसकी रक्षा करने के लिए कडप्पा को बुलाया गया, अर्थात नाना फडणवीस को बुलाया गया और कहा गया कि आपको इस महेंद्र बाहुबली को अर्थात इस माधवराव की रक्षा करनी है। तो उसने कहा बिल्कुल, हम मरते दम तक इसकी रक्षा करेंगे। और आप जानकर हैरानी में रह जाएंगे कि जब तक माधवराव नारायण जिंदा रहा, मतलब 1795 तक, तब तक नारायण राव की जो पूरी तरीके की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी नाना फडणवीस ने अच्छी तरीके से वहन की। क्लियर। लेकिन इस चीज़ को देखकर रघुनाथ राव काफ़ी हताश था, वो परेशान था और निराश था। उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए अब तो बिल्कुल परिस्थितियों को ही खराब कर दिया। अब एक काम करते हैं कि ऐसे तो हम माधवराव नारायण को तो छोड़ो, पूरे जीवन में कभी पेशवा की गद्दी को प्राप्त नहीं कर सकते। और उम्र भी हो रही थी और अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे तब तो फिर बेकार चीज़ है कि पूरी ज़िंदगी हमने पार्टी की सेवा में लगा दी और ये लगा था कि आज या कल हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तो उन्होंने इस हताशा को दूर करने के लिए चले गए कंपनी के पास। क्यों कंपनी के पास गए? क्योंकि इनको पता था कि कंपनी किसकी दुश्मन है, मराठों की। तो इन्होंने सोचा, जबकि अब इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, इन्होंने बंगाल को समझा ही नहीं था। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि मराठों में अदूरदर्शिता भी थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो अपने अगले पार्ट में मराठों के पतन का कारण, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा रीज़न यही आता है कि वो कंपनी के पास चलेगा, मतलब जो गिद्ध की तरह पहले से ही बैठी है। क्लियर। अब ये कंपनी के पास चले गए। जब ये कंपनी के पास गए तो कंपनी ने कहा हम आपकी सहायता तो कर देंगे, आप हमसे सूरत की संधि कर लो। तो इन्होंने कहा कि सूरत की संधि? तो हाँ, वो बोले सूरत की संधि आप हमारे साथ कर लो, और अगर आप हमारे साथ सूरत की संधि कर लोगे तो ही हम आपके साथ सहयोग करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, आप सूरत की संधि कर लो। और सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने कहा हम आपको सहायता देंगे, सेना देंगे और आपको पेशवा बना देंगे, बदले में आप हमको कई क्षेत्रों की ज़मींदारी प्रोवाइड कर दोगे और काफ़ी सारा पैसा दे दोगे। क्लियर। तो रघुनाथ राव ने कहा कि बिल्कुल हम आपको ये सारी चीज़ें दे देंगे। और इसलिए भी कंपनी मिलाना चाहती थी क्योंकि उस समय ये मौका अच्छा था, समझना, मौका अच्छा था। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि ये सूरत की संधि हुई थी बम्बई के साथ में। ध्यान देना यहाँ पे, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी इस टॉपिक में नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। हुआ क्या कि ये सूरत की संधि की बम्बई की प्रेसिडेंसी ने। क्लियर। उधर फडणवीस, जो कि नाना फडणवीस जो माधवराव की तरफ से थे, वो चले गए कलकत्ता काउंसिल। समझना, वो चले गए कलकत्ता काउंसिल। और कलकत्ता काउंसिल में जाकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि भाई तुम्हारे जो दोस्त हैं, मतलब क्या नाम है उनका, बम्बई प्रेसिडेंसी, वो हमारे मित्र से ये संधि किए हैं और उनको वो 12 लाख रुपए और थोड़ा बहुत क्षेत्र देना चाह रहे हैं। तुम अगर मेरा साथ दे दो, समझना, दिमाग देखो, नाना फडणवीस को इसलिए कहते थे चतुर चालाक। नाना फडणवीस ने कहा कि अगर तुम हमारी मदद कर दो तो हम तुमको सालसेट का क्षेत्र दे देंगे। और सालसेट वास्तव में एक आइलैंड था। क्लियर। सालसेट आइलैंड को देखकर वॉरेन हेस्टिंग्स को बड़ी खुशी हुई कि हाँ यार ये ठीक है, और साथ में ये भी कहा कि हम आपको 30 लाख रुपए भी दे देंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे से संधि कर लो और हम देखते हैं कि बम्बई प्रेसिडेंसी कैसे आपकी संधि को तोड़ती है। अर्थात इसने संधि कर ली नाना फडणवीस के साथ में पुरंदर की। ध्यान देना, ये संधि हुई थी सूरत की 75 में और ये संधि हुई 1776 में पुरंदर की। और जब ये संधि हुई तो इसमें कलकत्ता काउंसिल ने आदेश दिया बम्बई प्रेसिडेंसी को कि आप युद्ध नहीं करोगे, अर्थात आप सूरत की संधि को तोड़ दो। बम्बई प्रेसिडेंसी ने कहा भाई हमने पहले संधि कर ली है और अब हमने संधि कर ली है, अब हम वापस नहीं हटेंगे। तो कंपनी ने कलकत्ता काउंसिल ने कहा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? तो बम्बई ने कहा कि भाई हम आपसे इंडिपेंडेंट हैं। ध्यान देना, आपको पता हो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले तक तीनों प्रेसिडेंसियां अपने आप में इंडिपेंडेंट थी। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास,
क्लियर। इसीलिए 1773 का जब अधिनियम आता है तो इसमें बंगाल के गवर्नर के अधीन इन दोनों को कर दिया जाता है ताकि ऐसी स्थिति ना पनप सके। अभी यहाँ पे बस बेसिक समझ लो, वहाँ जब हम प्रशासन पढ़ाएंगे तो वहाँ एक बार बताएंगे कि आखिरकार 1773 का अधिनियम आया ही क्यों। होता क्या कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम कारण नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये इस अधिनियम में ऐसे प्रोविज़न क्यों आए, क्यों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। समझ गए? तो इस चीज़ को आप समझिए। तो बात यही थी कि यहाँ के गवर्नर्स ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हमारा जो मालिक है वो कौन है। वो बोले कि हमारा जो मालिक है वो है लंदन में बैठा प्रिंसी काउंसिल। लंदन में जो बैठी थी प्रिंसी काउंसिल, मतलब वहाँ पर ये सूरत वाला व्यक्ति अर्थात बम्बई चली गई और शिकायत की जाके वहाँ पे। और जब वहाँ शिकायत की, वहाँ लोगों को समझाया, तो उन्होंने कलकत्ता काउंसिल को डांट लगाई और बोले कि युद्ध करो तुम, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस दिशा में ये लोग युद्ध करते हैं और युद्ध जो होता है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक होता है, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई उसका परिणाम नहीं निकलता और अंत में जाकर एक अपमानजनक पूर्ण संधि करनी पड़ती है अंग्रेज़ों को, जिसे ट्रीटी ऑफ सालबाई कहते हैं। क्लियर। इस ट्रीटी ऑफ सालबाई को हम पढ़ेंगे डिटेल में अभी आगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता दें कि जब लड़ाई शुरू हुई तो नाना फडणवीस ने क्या किया, सूरत को पराजित कर दिया। सूरत का मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी को पराजित कर दिया। और बम्बई प्रेसिडेंसी को जब पराजित कर दिया उसने, तो उसके साथ संधि कौन सी की, उसके साथ संधि उसने की बड़गांव की। क्लियर। अभी आप यहाँ पे 1 मिनट मिलेंगे। हाँ, उसने बड़गांव की संधि की और बड़गांव की संधि के तहत बम्बई प्रेसिडेंसी से कहा कि अब आप हमारे विजित क्षेत्र लौटा दो और दोबारा से कभी भी राघोबा नाम के व्यक्ति को सहायता नहीं दोगे। बम्बई प्रेसिडेंसी ने कहा कि ठीक है भाई, हम नहीं देंगे। लेकिन कलकत्ता काउंसिल तो अभी भी लड़ रही थी ना। कलकत्ता काउंसिल के वॉरेन हेस्टिंग्स को ये संधि काफ़ी अपमानजनक लगी। उसने कहा नहीं, अब तो हम जीत कर ही रहेंगे। लेकिन अंततः वो भी असफल रहता है और इस असफलता के ही दौर में एक व्यक्ति थे महादजी सिंधिया। उन्होंने मराठों की तरफ से चौधरी बनकर कलकत्ता काउंसिल अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स को समझाया और कहा कि यार संधि कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये बात अलग है कि ये सालबाई की ट्रीटी कंपनी की मजबूरी थी या कंपनी के लिए एक अवसर था, वो अभी समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। तो वो सालबाई की ट्रीटी कर लेते हैं और इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि इन्हें कंपनी को या कह सकते हो कलकत्ता काउंसिल को मराठा पेशवा कहता है कि हम आपको सालसेट दे दे रहे और जो क्षेत्र जीते हैं वो दे दे रहे। अब आप बताओ सोचकर कि पहले नाना फडणवीस जब फ्री में सालसेट देने जा रहे थे तब इसने मक्कारी करके लिया नहीं। क्लियर। अर्थात सालबाई की ट्रीटी 7 वर्षों के बाद युद्ध करने के उपरांत अंग्रेज़ों को क्या कोई फ़ायदा दे पाई। कई सारे लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों को वास्तव में कोई फ़ायदा नहीं दे पाई, अर्थात ट्रीटी ऑफ सालबाई से अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन धन का और क्षेत्र का भले ही फायदा ना हुआ हो, लेकिन सामरिक कूटनीति का फायदा जरूर हो गया। और वो क्या था, आपको पता है कि इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी चल रहा था। क्लियर। तो अब हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं क्रम से, ताकि आपका ना तो प्रीलिम में क्वेश्चन गलत हो और ना ही मेंस में क्वेश्चन गलत हो। क्योंकि होता क्या कि जब आपको टाइमलाइन नहीं पता होती आंग्ल मराठा युद्ध की तो आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप देखोगे कि 3 आंग्ल मराठा संघर्ष होते हैं। 4 कौन से होते हैं, मैसूर, अभी हम उन्हें भी देखेंगे। पहला आंग्ल मराठा होता है 1775 से 1782। दूसरा आंग्ल मराठा 1803 से 06, मतलब यहाँ से होती है सालबाई की संधि। और ये जो संधि होती है यहाँ अलग अलग, चाहे बसीन की हो, चाहे सुरजी अर्जन गाँव की हो, चाहे राजपुर घाट की हो। क्लियर। ये सारी संधि होती हैं, तो ये अलग अलग संधि होती हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कोई संधि नहीं होती, पूरी तरीके से इसे अधीनस्थ पृथक्करण के अंतर्गत ले आया जाता है।
अब ये अधीनस्थ पृथक्करण क्या है, सहायक संधि क्या है, घेरे की नीति क्या है, वो हम पढ़ेंगे इन सबको कंप्लीट करने के बाद। अर्थात जब हम प्रशासन कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद हम उन नीतियों को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद भारत विजय के कारण को पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएं। क्लियर। जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ तो सालबाई की ट्रीटी हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब समाप्त हुआ तो पेशवा से अलग संधि हुई जिसे बसीन की संधि कहते हैं। भोसले से अलग संधि हुई जिसे देवगांव की संधि कहते हैं। और सिंधिया से अलग संधि हुई जिसे सुरजी अर्जन गांव की संधि कहते हैं। और आगे चलकर होलकरों से भी अलग संधि हुई जिसे राजपुर घाट की संधि कहते हैं। क्लियर। आपने ये चीज़ें देख ली। अब आता है कि मैसूर के साथ इनका क्या क्रमबद्ध है। कई बार यूपीएससी आपको क्रम लगाने को क्वेश्चन दे देती है प्रीलिम में, तो हमने इसको उसी दृष्टि से क्रमागत रूप में कर दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के मध्य, जिसमें मद्रास की संधि हुई हैदर अली के साथ, वॉरेन हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82, जिसमें सालबाई की संधि हुई। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84, जिसमें मैंगलोर की संधि हुई। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और उस समय गवर्नर कॉर्नवालिस था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जो कि वेलेजली के टाइम पे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई, बल्कि सहायक संधि के अंतर्गत इसका विलय कर लिया गया। और अंत में बचता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 6 के मध्य हुआ, जिसमें बसीन की संधि हुई पेशवा के साथ, देवगांव की संधि हुई भोसले के साथ, सुरजी अर्जन की संधि हुई किसके साथ बताइए, सिंधिया के साथ, और राजपुर घाट की संधि हुई होलकर के साथ। क्लियर। और अंतिम एक युद्ध था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। इस समय गवर्नर था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्लियर। तो इस तरीके से प्रीलिम की दृष्टि से ये चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो सामान्य अभ्यर्थी तो नहीं कर सकता है, लेकिन आप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने देख ली। अब जब आपने ये चीज़ें देख ली, ये दृश्य है उस समय की लड़ाई का। क्लियर। जब आपने ये चीज़ें देख ली, हमने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। क्लियर। फिर आती है सालबाई की ट्रीटी। आखिरकार इस ट्रीटी में वो प्रोविजंस कौन से थे, और इन्हीं प्रोविजंस को लेकर ही हिस्टोरियंस इस बात का पता करते हैं कि वास्तव में किसके लिए फ़ायदेमंद थी और किसके लिए नुकसानदेह। तो कहा यह जाता है कि इसमें दोनों पक्ष विजित क्षेत्रों को लौटा देंगे। हम इस पर प्रश्न भी करेंगे सालबाई की ट्रीटी पे। सालसेट व एलिफेंटा को अंग्रेजों को दे देंगे और अंग्रेज महादह राव नारायण को पेशवा के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। अर्थात किसकी जीत हो गई, नाना फडणवीस की। पराजित कौन हो गया, रघुनाथ राव। तो अब बताओ रघुनाथ राव खुश होगा कि दुखी हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। दुख के उस वियोग में जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। तो उसके मरने के बाद उसके बेटे तो होंगे ना, हाँ होंगे। कौन सा बेटा पहला था, बाजीराव द्वितीय। उसका दूसरा बेटा कौन सा था, अमृत राव। क्लियर। अब अमृता हीरोइन का नाम मत लेना यहाँ पे, अमृत राव की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये अमृत राव और ये बाजीराव द्वितीय। क्लियर। अब ये लोग किसको चैलेंज करेंगे, ये लोग चैलेंज करेंगे माधवराव नारायण को। और किसको करेंगे, जो इसका संरक्षक था कडप्पा अर्थात नाना फडणवीस, उसको। क्लियर। तो नाना फडणवीस जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बाजीराव द्वितीय की हिम्मत नहीं होगी। और जब नाना फडणवीस 1800 में मर जाएंगे तो बाजीराव द्वितीय अपनी प्रभुता इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। हम इसकी भी कहानी पढ़ेंगे, अभी हमने बस आपको यहाँ बेसिक बताया। क्लियर। तो आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली। हुआ क्या कि जब ये सालबाई की ट्रीटी हो गई तो इस सालबाई की ट्रीटी में प्रोविज़न क्या था कि अगले 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो, अगले 20 वर्षों तक कोई युद्ध नहीं किया जाएगा। और जब युद्ध नहीं किया जाएगा तो मराठों को लगा यार ये हमारे पास सबसे बड़ा अवसर है। जबकि वास्तव में युद्ध न करने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कंपनी को कई सारे फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा था। आपके मन में आ रहा होगा कि मास्टर हद करते हो, कई सारे फ्रंट कहाँ से हो गए, एक ही तो फ्रंट था सिर्फ मैसूर, बाकी कौन से फ्रंट आ गए। तो भाई
आपको अच्छे से पता है कि जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं उसके साथ हम वर्ल्ड हिस्ट्री को लिंक कर देते हैं। तो अब आपके दिमाग में ओपन हो गया होगा कि हाँ मास्टर ठीक कह रहे हो, इस समय अमेरिकन रेवोल्यूशन भी तो शुरू हो गई थी, अर्थात ये 1776 में अमेरिका आज़ाद भी तो हो गया था, अर्थात ये 1775 के बाद से यूरोप की भी घटनाओं से प्रभावित हो रहे थे। यानी कि जब कंपनी मैसूर से लड़ाई कर रही थी, जब कंपनी मराठों से लड़ाई कर रही थी, तो उसके पास संसाधन काफ़ी कम थे, अर्थात उसे राष्ट्रीय सहमत या राष्ट्रीय सरकार की सेना और सहायता नहीं मिल पा रही थी। और जो इनके पास सेना और सहायता थी वो सब की सब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लगी थी। तो इसलिए इन्होंने कमज़ोर होने की अवस्था में संधि का विकल्प करना उचित समझा। हालांकि ये संधि इन्होंने 1 से 20 वर्ष तक के लिए की और दूसरे से केवल 10 वर्ष तक की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 10 वर्ष पहले हम इसको मार देंगे और फिर अगले 10 वर्ष के बाद इसको मार देंगे, अर्थात इस 20 वर्ष में हम इन दोनों को समाप्त कर लेंगे। और इसलिए भी समाप्त कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर यूरोप में कोई ना कोई तो हल निकल आएगा। और हल इतना बुरा निकला कि अंग्रेज कंपनी को भारत में सत्ता को और मजबूत करने के लिए हर संभव तरीके अपनाने को मजबूर किया। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका हाथ से निकल गया, जब फ्रांस हाथ से निकल गया, तो इनके पास यही बचा कि मेरा प्यारा भारत कैसे हमारे कब्जे में बना रहे। और इसी दिशा में फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है, फिर 1793 का चार्टर एक्ट आता है और फिर 1813 का चार्टर आता है। इन सब की पृष्ठभूमि वास्तव में यहीं से है। इसलिए इस पृष्ठभूमि को अवॉइड किए आप प्रशासन को नहीं समझ सकते हो। सामान्य रूप से तो आपको कोई भी पढ़ा देगा प्रशासन, लेकिन आखिरकार प्रशासन अपनाया क्यों गया, उसी समय क्यों अपनाया गया, उसके पहले क्यों नहीं, रिफॉर्म क्यों आए? क्योंकि अब उनके हाथ से अमेरिका जा चुका था, तो वो ये चाह रहे थे कि अब हम एक क्रमबद्ध प्रशासन के रूप में सुनियोजित तरीके से भारत का शोषण करें और भारत जैसे उपनिवेश को, समृद्धशाली उपनिवेश को अपने हाथ से न जाने दें। और इसी हार को, अमेरिकी उपनिवेश में मिली हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए कॉर्नवालिस को भेजा गया था। अब आप समझ गए कि वास्तव में ऐसा वो क्यों कर रहे थे कि अपनों को खुश रखा जाए। जब वो ये चीज़ें करने लगे, जब उनकी स्थिति ऐसी मजबूत हो गई, तो इस सालबाई की संधि ने मैसूर को भी खा लिया, निज़ाम को भी खा लिया, अवध को भी खा लिया, अर्थात इन सब को खाकर कंपनी जो थी अब वो बोलती कि अब हम हज की ओर चलेंगे। हज का मतलब कि अब मराठों के साथ दखल अंदाजी करेंगे। क्यों? क्योंकि 1799 तक मैसूर ख़त्म, 18 में निज़ाम ख़त्म, अवध उसके बाद ख़त्म। कहने का मतलब सबके सब सहायक संधि के अंतर्गत आ गए। लेकिन मराठों ने कहा कि अभी हम सहायक संधि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी तक, इसकी कहानी हम अब आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये पता हो कि इस संधि को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं। हालांकि हम इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इस संधि ने कंपनी के हाथ में ऐसी नियंत्रक शक्ति दे दी जो कि 1818 ईस्वी तक कंपनी की कूटनीतिक चाल का आधार बन गई। इसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को अपने आप ही जीत लिया। कैसे जीत लिया? क्योंकि वो सब जब अकेले हो गए, वो सारे के सारे मार दिए गए, अब बचा केवल मराठा, तो अकेले तो इसको हराया ही जा सकता है। और मराठे आपस में ही लड़ते रहते थे। देखो, मराठे जीवन में पराजित ना होते, उनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण था कि वो आपस में ही वैमनस्य रखते थे। क्लियर? ये ठीक है कि उस वक्त अंग्रेजों ने मराठों की शक्ति का अभी सही आकलन नहीं किया था। कहा यह जाता है कि जब अंग्रेज पराजित हो गए और उन्हें सालबाई की ट्रीटी करनी पड़ी, तो अंग्रेजों को ये नहीं पता था कि ये 1761 वाले मराठे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये हारने के बाद भी इतनी तीव्रता से या इतनी एनर्जी के साथ हमारे साथ लड़ेंगे और हम इन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे।
इसी चीज़ को लेकर कई सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अभी भी मराठों की संजीवनी जो शक्ति थी वो सूखी नहीं थी। इसका मतलब यही था कि 1761 के पानीपत की तृतीय बैटल में जो पराजय मिली थी, जो 75,000 से ज़्यादा मराठा सैनिक को बलिदान हुआ था, उस बलिदान को भुलाकर हर एक मराठा परिवार से एक नया युग पुरुष ने जन्म ले लिया और उस हर एक युग पुरुष ने ब्रिटिश कंपनी की अधीनता को स्वीकार न करके बल्कि उसका कड़ा प्रतिरोध किया और उसी कड़े प्रतिरोध का परिणाम थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। लेकिन जब आप और गहराई से देखते हो तो आपको पता चलता है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई की बात ठीक है, लेकिन जिस समय ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी या जिस समय मराठों के साथ कंपनी लड़ रही थी, उस समय कंपनी अपने सबसे बुरी अवस्था में थी। अर्थात कंपनी को न सहयोग प्राप्त था, न उतनी सेना प्राप्त थी, न उतने रिसोर्सेस प्राप्त थे और साथ ही कंपनी में आंतरिक कलह भी शुरू हो गई थी, क्योंकि उस समय कंपनी का आप जानते हो कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका होता है और ये युद्ध 1775 का है। और आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ही 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, समझ गए। तो 1784 तक जब तक पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं हो गए तब तक कंपनी के अंदर द्वंद्व बना ही रहा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो मराठा से और प्रशासन के जो एक्ट आए उनसे। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने देख ली, समझ गए। अब कई सारी छोटी छोटी घटनाएं थी कि वही जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया। होता क्या है कि देखो, कोई एक बुक या एक नोट्स या एक सोर्स तो है नहीं। मैं लगभग 30 से 40 बुकलेट को एक साथ कंपाइल करके आपका ये नोट्स बनाता हूँ। क्लियर। तो जहाँ से जो जो अच्छे पॉइंट मिल गए वहाँ से वो पॉइंट लिया, उनको माइंड पे कैप्चर किया और उनको सबको स्टोरी के फॉर्म में बता दिया। कुछ अगर मिसलेनियस बच गए तो उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ कुछ मिसलेनियस और टुकड़े में नहीं पढ़ाता, वहाँ सब कुछ एक साथ पढ़ा देता हूँ, क्योंकि माइंड में तो सब एक ही जैसा है। तो इसीलिए आपको हो सकता है कि इस नोट्स में आगे पीछे कुछ मिल जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, हो सकता है आगे पीछे मिल जाए, तो आप उसे ऐड कर लिया करें और वैसे ही समझा करें। बस आपको कहानी पता हो, बाकी नोट्स थोड़ा ना काम आएगा। इतना आपको हम रटा देंगे कि आपकी माइंड खुद ही एक नोट्स हो जाएगा, समझ गए। तो वही है, प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित अन्य घटनाएं कौन सी थी? वही माधवराव नारायण, जिसको सवाई माधवराव कहते हैं, नाना फडणवीस ने उसका नेतृत्व किया था। नाना फडणवीस चतुर मराठा मंत्री थे, पानीपत के तृतीय में थे, पेशवा की सेवा भी की थी, टीपू के साथ संघर्ष भी किया था। 1800 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर। इनकी मृत्यु वास्तव में बहुत बड़ी एक घटना है, अभी हम इसे पढ़ेंगे जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे। बम्बई की सरकार ने राघोबा के साथ सूरत की संधि की थी और सैनिक सहायता की बात की थी। कलकत्ता ने सूरत की संधि का अनुचित माना था और पुरंदर की नई संधि की थी और कहा था कि आप राघोबा अर्थात रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। क्लियर। क्योंकि अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति का 12 लाख रुपया व सालसेट का इलाका मिला। मैंने वहाँ 30 लाख बोला था, तो देखिए इस नंबर्स पे मत जाया करिए कि 30 लाख था 12 लाख था, बस आपको ये पता हाँ रुपया देने की बात हुई थी। किंतु बम्बई की सरकार ने सूरत की संधि को ही मान्यता देने की बात कही और जब नहीं माने तो वो चले गए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि नाना साहब जो है फ्रांसीसियों से संबंध बना रहा है, साथ ही यूरोप में अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस और अंग्रेजी आपस में टसल किए हुए हैं, तो कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर नाना साहब भारत से कंपनी की सत्ता को समाप्त न कर दें। इसीलिए कंपनी ने आक्रामक नीति अपनाई और बड़गांव का युद्ध किया, हालांकि जिसमें बम्बई की जो रियासत थी वो पराजित हो जाती है और बड़गांव की उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। आगे चलकर उसे जितने भी क्षेत्र थे उस संधि में लौटाने पड़ते हैं और ये वादा करना पड़ता है कि हम राघोबा की कोई हेल्प नहीं करेंगे। किंतु वॉरेन हेस्टिंग्स इतनी जल्दी हार नहीं मानता है और वो ये कहता है कि हम ऐसे हार नहीं मानेंगे, हमें युद्ध करना है। और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने फिर युद्ध किया, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला बिना निष्कर्ष के। तो उसको लेकर महाजी सिंधिया ने सालबाई की ट्रीटी कराई। सालबाई के ट्रीटी के क्या प्रोविज़न हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इतनी कहानी को पढ़ लिया। अब जब आपने इतनी कहानी को पढ़ लिया तो आपके दिमाग में आया कि सर इसके बाद क्या हुआ, मतलब उन 20 वर्षों में क्या हुआ। तो उन 20 वर्षों में मराठे आंतरिक संघर्ष में ही व्याप्त रहे, तो वो हम अभी दिखाएंगे आपको कि कैसे वो व्याप्त रहे।
तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पेशवाओं का क्रम क्या था। हालांकि हमने आपको पूरा क्रम पढ़ा ही दिया है, पहले ही पढ़ा दिया ओरिएंटेशन में ही, लेकिन आपको फ्रेम वाइज ताकि समझ में आ जाए और आपके दिमाग में एक इमेज छप जाए। बालाजी विश्वनाथ था, पेशवा बना था। फिर बालाजी बाजीराव आया, जिसको बाजीराव प्रथम के नाम से जाना जाता है। उसी के बाला बाजीराव, यहाँ पे गलत हो गया है, बाला नहीं आएगा, केवल बाजीराव आएगा। क्लियर। जिसे बाजीराव प्रथम के नाम से जाना गया। इसकी 4 संतानें थीं, बालाजी बाजीराव, शमशेर बहादुर प्रथम, रघुनाथ राव और जनार्दन राव। जनार्दन राव को कोई इंटरेस्ट नहीं था। शमशेर बहादुर मस्तानी का बेटा था, इसको भी कोई मतलब नहीं था। बचते हैं बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को ही राघोबा का नाम कहा जाता है और ये दावेदार था बालाजी बाजीराव के बाद। लेकिन बालाजी बाजीराव के 4 बेटे, हालांकि बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहते हैं, इनके जो 4 बेटे थे वो थे माधवराव प्रथम, विश्वासराव और नारायण राव। विश्वासराव पानीपत की 3rd बैटल में पराजित हो जाते हैं और मृत्यु का वरण कर लेते हैं। माधवराव को उसी के 10 वर्षों के बाद टीबी हो जाती है, जिससे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस तरीके से ये 2 हीरो समाप्त हो गए। अभी ऊपर एक ये राघोबा हीरो बचा है और नारायण राव बचा है। अर्थात अब शासन की बागडोर आती है नारायण राव के हाथ में, और नारायण राव के हाथ में जब ये डोर आई तो नारायण राव का जो पुत्र था माधवराव नारायण, क्लियर, वो सत्ता में आता है, जो कि नाना फडणवीस के संरक्षण में होता है। और उसी से टकराव की शुरुआत होती है रघुनाथ राव के। रघुनाथ राव की जब टसल की शुरुआत होती है तो होता क्या है कि इसमें वही युद्ध होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अभी हमने पढ़ा रघुनाथ राव या राघोबा को मदद देने की बात नहीं होती और कंपनी माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लेती है। 1795 तक वास्तव में यही पेशवा रहता है और 1800 तक, 1795 के बाद बाजीराव द्वितीय, जो कि रघुनाथ राव का बेटा था, वो नाना फडणवीस के नेतृत्व में आ जाता है। क्लियर। लेकिन जब तक नाना फडणवीस रहते हैं तब तक शासन की बागडोर नाना फडणवीस के हाथ में होती है। बाजीराव द्वितीय केवल एक सिंबल होता है। क्लियर। लेकिन जब नाना फडणवीस का 1800 में देहांत हो गया तो ये बाजीराव द्वितीय काफ़ी उद्दंड हो गया और इसने कंपनी से जाकर मिलके बसीन की ट्रीटी कर ली, क्योंकि हम उसे भी अभी आगे देखेंगे, बस हम आपको बता दे रहे हैं। इसी समय जो दूसरा बेटा था माधवराव नारायण, क्लियर, अर्थात ये नारायण राव का जो पुत्र था माधवराव नारायण, इसके कोई पुत्र नहीं था और इसके पुत्र न होने की वजह से रघुनाथ राव के बेटे बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाया जाता है। और बाजीराव द्वितीय को जब पेशवा बना दिया जाता है तो इसने धोखे से होलकर को बेटे को, या होलकर के जो नवाब था उसके बेटे को मार देता है। तो होलकर इसका बदला लेने के लिए पेशवा पर हमला करता है, जिसमें पेशवा और सिंधिया को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद रघुनाथ राव का जो दूसरा बेटा था अमृत राव और उसका जो बेटा था विनायक राव, उसको पेशवा बनाता है। कहाँ का? पुणे का। समझ गए। और जब उसको पेशवा बनाता है तो उसको अपदस्थ करने के लिए, मतलब अपने भाई के बेटे को अपदस्थ करने के लिए बाजीराव कंपनी से मदद मांगता है। और उसी समय कंपनी में वेलेजिली उससे बसीन की ट्रीटी करता है। समझ गए। आप कहोगे सर इतनी तो कुंडली हमें अपने वंश की नहीं याद है, तो याद करना पड़ेगा, इतिहास आखिरकार पढ़ते हो तो चीज़ें देखो। जब आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तभी तो क्लियर हुआ, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी बाजीराव द्वितीय को नहीं समझ पाते हो, विनायक राव को नहीं समझ पाते हो, अमृत राव को नहीं समझ पाते हो, रघुनाथ राव को तो भूल ही जाओ कि रघुनाथ राव था कि राघोबा था। लेकिन यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, पूरे क्लियर। अब जब ये स्थिति हो गई थी, मतलब ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई और 20 वर्षों की प्रतीक्षा की बात की गई, उसी समय जब मैसूर पराजित हो गया, निज़ाम इनके अधीन हो गया, अवध इनके घर में चाकरी करने लगा, तो वेलेजिली को लगा कि फिर ये मराठे जो हैं ये किस खेत की मूली हैं, अर्थात इनको भी उखाड़ फेंको और इन्हें भी सहायक संधि के अंतर्गत ले आओ। लेकिन मराठों को सहायक संधि के अंतर्गत लाना एक सबसे असंभव कार्य था। क्यों? क्योंकि उस समय मराठों का जो छत्र की बागडोर संभाले हुए था वो था नाना फडणवीस, और नाना फडणवीस के अंदर दूरदर्शिता इतनी थी जितनी बाजीराव प्रथम के अंदर थी और जितनी उस समय अलीवर्दी खां के अंदर थी। अर्थात वो अंग्रेजों के उद्देश्य को अच्छी तरीके से समझते थे।
इसीलिए किसी भी मराठा सरदार को उन्होंने हर संभव तरीके से परसुएट करते रहे कि आपको अंग्रेजों की शरण में नहीं जाना है, अर्थात आपको किसी भी तरीके से सहायक संधि नहीं करनी। लेकिन जब नाना फडणवीस ही मर गए 1800 में, तो ये हुआ कि अब क्या होगा। तो उस समय के पूना रेजिडेंट के एक गवर्नर थे कर्नल पायर। कर्नल पायर ने लिखा है कि वास्तव में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों में सूझबूझ ही समाप्त हो गई। इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब ये है कि जो दूरदर्शिता या जो कूटनीतिज्ञता, जो राजमर्मज्ञता नाना फडणवीस के अंदर थी, वो ना तो अमृतराव के अंदर मिली, ना ही विनायक राव के अंदर मिली, ना होलकर, ना सिंधिया और ना ही बाजीराव द्वितीय के अंदर मिली। इसीलिए ये सब के सब आपस में लड़ते रहे और इनमें एक बाजीराव द्वितीय जाकर उनके अधीन हो गया। अर्थात फडणवीस की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को हस्तक्षेप का काफ़ी अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ। और ये उस सुअवसर तब और अच्छा हो गया जब बाजीराव द्वितीय ने अपने चाल, चरित्र और चित्त के माध्यम से मराठों की बची हुई प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयत्न किया। उसने क्या किया कि सभी मराठा सरदारों को आपस में लड़वा दिया। होलकर को सिंधिया से लड़वा दिया, खुद पेशवा बनकर भोसले से लड़ गया। भोसले को मतलब सबको अलग अलग लड़वा के, जितने भी थे, देखो होलकर अलग हैं, ठीक है, भोसले अलग हैं, सिंधिया अलग हैं, समझ रहे, पेशवा अलग हैं, क्लियर। तो ये गायकवाड़ अलग हैं। तो ये सब अलग अलग हो गए थे। अलग अलग का मतलब क्यों? क्योंकि ये सब मराठे कन्फेडरेंसी के अंतर्गत आते थे। बताया था ना मैंने आपको शुरू में कि बालाजी विश्वनाथ ये जानते थे कि साहू इतना मजबूत नहीं है, तो मराठों की पूरी सल्तनत को संभाल कर अगर रखना है तो हमें ये क्षेत्रीय राज्यों को एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। लेकिन सामंतवादी प्रवृत्ति के चक्कर में ये सभी क्षेत्रीय राज्य क्षेत्रवाद के कारण अपनी अपनी पहचान उभार कर लाने लगे, जिसमें कोई होलकर बन गया तो कोई सिंधिया बन गया, कोई गायकवाड़ बन गया तो कोई भोसले बन गया। अर्थात थे सब ये मराठों की ही संतति, लेकिन ये थे सब सामंत, तो अपने आप को अलग अलग जाति और अलग अलग वंश से संबोधित करने लगे। ध्यान देना, अब जब ये चीज़ें हो गई तो ये सब आपस में इतने लड़ाने लगा। और ये दुर्भाग्य ऐसा इसका कि लड़ाते लड़ाते खुद उस लड़ाई में इतना उलझ गया कि बाहर ही नहीं निकल पाया। और जब ये उस लड़ाई से बाहर नहीं निकल पाया तो हुआ क्या, इस लड़ाई का मौका देखकर सिंधिया को काफ़ी फायदा हो गया। अर्थात होलकरों को तो इतनी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई, मतलब होलकरों को इतनी हेल्प नहीं मिल पाई, बल्कि सिंधिया को काफ़ी हेल्प मिल गई। और सिंधिया से बचने के लिए बाजीराव द्वितीय को कंपनी की सहायता ज़रूरत पड़ी। बाजीराव द्वितीय कंपनी के पास गया कि आप हमारी मदद कर दो। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि कंपनी ने बाजीराव के पास प्रपोजल लाई कि देखो सिंधिया अब सफल हो गया है, होलकर पीछे आपके लगे हुए हैं, तो अतः आप अगर चाहो तो हमारे यहाँ सहायक संधि पर आकर साइन कर दो, तो हम आपकी रक्षा कर देंगे, नहीं तो ये लोग आपको मार देंगे। बाजीराव द्वितीय ने कहा, अरे भाई अभी इतना कोई ताकतवर नहीं है, सूरवीर नहीं है जो हमारे पूना में आके हमको मार दे। समझना, ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसी जम्मू कश्मीर के उस समय के नरेश जब रियासत को भारत अपने में मिलाना चाह रहा था तो रियासत को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने से मना कर दिया था। तब मेनन साहब ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इसीलिए कहा जाता है ना, इतिहास अपनी घटनाओं को दोहराता है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि उस समय के जो कृष्णदेव राजा थे, उन्होंने जब इस चीज़ को प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी राजा हरि सिंह, कृष्णदेव नहीं, राजा हरि सिंह, तो राजा हरि सिंह ने जब प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हुआ, वही स्थिति आ गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने कि ठीक है कोई बात नहीं, इनको सहायता मत करो, खुद ही अपने आप सुबह सुबह फ़ोन मिलाएंगे कि 5 बजे तक इंडियन आर्मी आ सकती कि नहीं आ सकती, ताकि इन कबीलियाओं से बचा सके इनको, क्लियर। तो वही स्थिति यहाँ पे थी। खैर कंपनी ने जब मदद का प्रपोजल दिया, इन्होंने मदद एक्सेप्ट नहीं की, अस्वीकार कर दिया। लेकिन आगे एक ऐसी घटना हो गई कि पेशवा यानी कि बाजीराव द्वितीय ने
होलकर के भाई की धोखे से हत्या कर दी। और हत्या होलकर की पेशवा ने की थी, होलकर के भाई की, या किसी और ने की थी, लेकिन नाम लग गया कि पेशवा ने की है या पेशवा ने करवाई है। होलकर को बड़ा गुस्सा आ गया कि हद है यार, मेरे ही भाई को तुम मरवा दिए। तो होलकर ने पूना पर हमला करने के लिए पूरी सेना लेकर चला। और जब पूरी सेना लेकर चला तो रास्ते में पेशवा भी मिला और सिंधिया भी मिला। इन दोनों को उसने पराजित कर दिया। और जब दोनों को पराजित कर दिया तो पेशवा डर के भाग खड़ा हुआ। कहाँ पे? बसीन गया। और बसीन में थी कंपनी। कंपनी से कहा कि माई बाप मुझे बचा लो। यानी कि जब उसके ऊपर मौत मंडराने लगी तो भाग कर चला गया बसीन। और वहाँ पे अंग्रेज़ों से संधि करता है ट्रीटी ऑफ बसीन की 1802 में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये भाग गया, सिंधिया को पराजित कर दिया, तो पूना अकेला हो गया। पुणे में कोई नहीं। तो पुणे को वैलिडिटी देने के लिए होलकर ने क्या किया कि अमृत राव अर्थात इसका बाजीराव द्वितीय का जो भाई था, उसका जो बेटा था विनायक राव, उसको पूना की गद्दी दे दी और उसे छत्रपति नियुक्त कर दिया। क्लियर? अब जब उसे नियुक्त कर दिया तो बाजीराव द्वितीय को बुरा लगेगा ना कि यार क्यों ना हम फिर से सत्ता प्राप्त कर लें। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए अपने बाप के उसी क्रियाक्रम को पुनः करने की शुरुआत की जो कि अंग्रेज़ों के लिए अनुकूल थी, अर्थात बसीन की संधि हुई। और इसमें कंपनी से मदद मांगी तो कंपनी ने कहा बेटा अब संधि करो, और इन्होंने संधि कर ली। इस संधि में कई ऐसे प्रोविजंस थे जिन्होंने मराठा की संजीवनी शक्ति को जो बची कुची थी उसे भी पूरी तरीके से सुखा दिया। और इस संधि के ही उपलक्ष्य में जितने भी मराठे थे, चाहे वो गायकवाड़ हों, चाहे वो भोसले हों, चाहे वो होलकर हों, चाहे फिर वो पेशवा हों, क्लियर, या फिर चाहे उस समय के सिंधिया हों, ये सब अलग अलग लड़े। और अलग अलग लड़ने के कारण सब ने अलग अलग संधि की और कंपनी ने इन सब को आपस में सम्मिलित कर लिया। और जो इनकी बची खुची सत्ता थी उसे 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंतर्गत अपने अंदर समाहित कर लिया या ब्रिटिश भारत में मिला लिया। आपको लग रहा होगा कि सर क्या आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया? तो नहीं खत्म हुआ। हमने आपको बसीन तक ही पढ़ाया है और बसीन भी नहीं पढ़ाया। अब हम आपको अपने अगले पार्ट में बसीन की संधि पढ़ाएंगे, उसके प्रोविजंस पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे कि बसीन की संधि के बाद की क्या कहानी थी। क्यों? क्योंकि अभी कई स्टोरी बाकी हैं, कई करंट अफेयर्स के किस्से बाकी हैं जो आपकी ज़िंदगी से रोज़ गुजरते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। जैसे भीमा कोरेगांव की घटना का क्या इससे ताल्लुक़ है, जैसे कि आखिरकार इस संधि के परिणाम स्वरूप कंपनी को क्या मिल गया, आखिरकार इससे सिंध विजय का या पंजाब विजय का क्या संबंध था, और इससे भारत विजय के उस देवा स्वप्न को साकार करने का क्या संबंध था। इन सारी कहानियों को हम अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसकी स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। क्विक रिवीजन के कारण आपको ऑलरेडी ये लगता होगा कि आप जिस पार्ट को पढ़ रहे हो इसी पार्ट में आपने सारे क्रक्स को पढ़ लिया है, अर्थात 20 मिनट का वो क्विक रिवीजन आपके 12 से 15 घंटे की क्लासेस को रिकॉल कर देता है। क्लियर? तो मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में बसीन की संधि, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठों के पतन के कारण और भीमा कोरेगांव जैसी घटना से संबंधित इशू को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।